कहाँ तक कर लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन तक, ठीक है। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम। हाँ राज बोलो। हाँ बिल्कुल, क्यों, ऐसा क्यों लगा? इतना, हाँ उनमें भी हो सकता है। मैंने उन्हीं एग्जांपल्स को कोट किया था हाइड्रोलिक वॉशिंग में, जिन पर कभी कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। दो ही एग्जांपल, बिल्कुल, बस दो ही है, उसमें आपने इतना ही ध्यान में रखना है। आपको जब भी क्वेश्चन बनता है ना, वो ऐसे बोल देते हैं कई बार, अगर मान लो कोई और मॉलिक्यूल किसी और कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा हो तो फिर वो आपको मेंशन कर देते हैं। सपोज एन ओर इज मैग्नेटिक एंड कंटेनिंग ए सिलिशियस इम्प्योरिटी, which method you will prefer to concentrate them। तो आपको जरूरी नहीं कि वो एग्जांपल पर्टिकुलरली उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको ये भी बोल सकता है कि कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सो मेन पर्पस इतना है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि ओर मैग्नेटिक है और इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है, तो कौन सा मेथड है अपने यूज करना, राइट? ओके, सो वही नहीं, बस वो समझ लिया था ना कि एक रोलर है, एक बेल्ट है, उस पर रोलर लगा हुआ, एक मैग्नेटिक एक नॉन मैग्नेटिक। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपसे कोई थ्योरी तो पूछने नहीं वाला उसका। ओके, अगर मेरा बस चले ना, मैं आपको कभी इसके नोट्स ना लिखवाऊं, ये तो मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं। मैं सीधा बोलूं कि शीट में से पढ़ना है, शीट में से जो पढ़ना है वही मैंने आपको यहाँ समझा। बट बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीजें इस फॉर्म में जब आप शीट सॉल्व करोगे ना इस चैप्टर की, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे कैसे जाता है। कोई आपसे डिटेल मेथड की पूछने नहीं वाला, नॉट इवन इन बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर विद द थर्ड मेथड ऑफ बेनिफिक्शन ऑफ ओर, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले एक काम करोगे आप, यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ करोगे। Draw this diagram.
Once you draw the diagram, then let me know. This is what I have written is froth, ore particles, impurities, air bubble, rotor, air is blown, water plus oil. इस मेथड में क्या किया जाता है? सबसे पहले तो जो मैं पहली लाइन लिखवा रहा हूं ना, आपको इस मेथड से रिलेटेड वही लाइन क्वेश्चन में पूछी जाती है. This method is used to purify or concentrate sulfide ores. जितने भी ओर्स में सल्फर है, सल्फाइड है, लाइक कॉपर ग्लांस, आयरन पाइराइट, चैल्कोपाइराइट, आर्जेंटाइट, जितने भी ओर्स में सल्फाइड है, लाइक सिनाबार, गैलेना, जिन भी ओर्स में सल्फाइड्स हैं, ये स्पेसिफिकली उन ओर्स के लिए प्राइमरली ऐसी ओर्स को इंप्योरिटी से अलग करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं. करना क्या है? इसमें एक टैंक लेना, उस टैंक में आपने पानी, डिटर्जेंट और तेल मिक्स कर देना, उसके अंदर डाल देनी है ओर. ओर में ये चीफ ओर है और साथ में कुछ इंप्योरिटीज है. और हम यहां पर किस प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं? हम ये जो सल्फाइड पार्टिकल्स है ना, दे आर यूजुअली वाटर हीटिंग, दे आर वाटर इनसॉल्युबल, दे डोंट लाइक वाटर, दे आर हाइड्रोफोबिक. और जो इंप्योरिटी हाइड्रोफिलिक है, हम वाटर लविंग और वाटर हीटिंग प्रॉपर्टी के डिफरेंस के आधार पे इंप्योरिटीज को ओर से अलग करेंगे. तो हम करेंगे क्या? एक टैंक में पानी लिया, जिसमें तेल डाला, जिसमें डिटर्जेंट डाला और उसमें ओर डाल दी. और अब इस पानी के अंदर ये जो रोटर है, फिरनी, ये घूमती है, ये घूमता है, ये पूरा लाइक ऐसे घूमेगा. इसे घुमाना है जोर से, जैसे कि साबुन वाले पानी में हाथ से हिलाओ तो झाग बनती है ना, बिल्कुल. अब ये घूमेगा, ये हिलेगा, इसे हिलाना है और इस फिरनी की मदद से. और इसके अंदर ये होल्स हैं, होल्स. तो यहां से हवा पास कर रही है, एयर इज ब्लोन थ्रू हियर. तो वो जब हवा इसमें पास की जाती है तो इन होल्स में से हवा बाहर निकलेगी और पानी के अंदर बबल बनते हैं, एयर के बबल्स, जो यहां पर लिखा हुआ है कि यहां से हवा पास करो और एयर बबल्स बने. अब एयर बबल्स हैं हल्के, एयर बबल्स की डेंसिटी कम है, तो वो पानी में से ऊपर की तरफ सरफेस पे आएंगे. लेकिन जब वो ऊपर की तरफ आ रहे होंगे ना, तो एयर बबल के सरफेस पे ये जो सल्फाइड के ओर पार्टिकल्स हैं, ये एयर के बबल पे बैठ कर हम सरफेस में ऊपर झाग में लेके आएंगे. क्योंकि पानी के अंदर जब अपने तेल और डिटर्जेंट डाल के शेक करना है, हाथ से नहीं, फिरनी की मदद से, तो झाग बनेगी. और साथ के साथ ये जो हवा के बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, ये खूब सारी मात्रा में एयर बबल्स बनेंगे. तो एयर बबल्स जब ऊपर उठते हैं तो ओर के पार्टिकल्स एयर बबल के सरफेस पे स्टिक होके, क्योंकि वो पानी को पसंद नहीं करते, दे डोंट वांट टू स्टे इन द वाटर, तो सारे ओर पार्टिकल्स एयर बबल के सरफेस पे टिक के ऊपर की तरफ उठेंगे और झाग में आ जाएंगे.
इसलिए जो झाग है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है अलग कंटेनर में। इस झाग के अंदर और के पार्टिकल्स रह जाएंगे, और क्योंकि इंप्योरिटी वाटर लविंग है इसलिए सारी इंप्योरिटी पानी में रह जाती है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस मेथड में हम किस प्रिंसिपल को यूज करके ओर को इंप्योरिटी से अलग करते हैं, हम बोलेंगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर की ओर पार्टिकल्स आर वाटर हीटिंग एंड इंप्योरिटीज आर वाटर लविंग। यानी कि उनकी वेटिंग एबिलिटी के आधार पे कौन किसके साथ गीला होना चाहता है। ओर पार्टिकल वाटर इनसॉल्युबल है तो वो ऑयल लविंग है, तो वो ऑयल के साथ चिपकना चाहते हैं, वो ऑयल के साथ अपने आप को गीला करना चाहते हैं, और इंप्योरिटी पानी से अपने आप को गीला करनी चाहती है। तो इंप्योरिटी वांट्स टू स्टे इन द वाटर बट ओर डज नॉट वांट टू स्टे इन द वाटर। और वैसे भी जब पानी में तेल डालोगे तो तेल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती तो तेल तो ऊपर की तरफ तैरता है, तो ओर के पार्टिकल्स ऑयल की लेयर में जाने के लिए नीचे से उठ के ऊपर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एयर बबल्स। और ऊपर जो झाग बनेगी, झाग वी कॉल इट एज फ्रोथ, फ्रोथ मतलब झाग, और झाग सरफेस पे तैरेगी, जो सरफेस पे तैरेगा वो फ्लोट कर रहा है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन, झाग का तैरना। पर उस झाग में कौन जाएगा? ओर पार्टिकल्स, या यूं कह लो वो चीज जो वाटर हीटिंग है, हाइड्रोफोबिक है। तो जो भी झाग यहाँ पे बनेगी उसमें से ओर के पार्टिकल कलेक्ट कर लेने अपने, ये सारी झाग नितार लेनी है, डिकेंट कर लेनी अलग बीकर में, अलग कंटेनर में। तो वहां झाग जो भी होगी उसमें ओर के पार्टिकल है, उसे पानी से धोवो, झाग अलग हो जाएगी, ओर पार्टिकल लेके उसे सेपरेट कर लो, इंप्योरिटीज यहां रह जाएंगी। सो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, this principle is, in fact I should use this method is based on difference in the wetting ability of ore particles and impurity. Here ore is ore particles which are sulfide particles. Metal sulfides are generally water insoluble, are hydrophobic, and they come at surface in the froth, and impurities being hydrophilic remain in the water. किया क्या जाएगा? एयर इज ब्लोन इन ए सॉल्यूशन prepared by mixing ore plus water plus oil plus impurities. And froth is formed by agitating solution using rotor. एजिटेटिंग का मतलब इस सॉल्यूशन को हिलाना, शेक करना, किसकी हेल्प से? रोटर की हेल्प से। तो हमने रोटर की हेल्प से पूरे सॉल्यूशन को शेक करना है, झाग बनानी है। झाग जब बनेगी तो एयर बबल्स बनेंगे साथ में, क्योंकि आप एयर पास भी कर रहे हो,
तो एयर बबल्स सरफेस के ऊपर, सरफेस तक और पार्टिकल को पानी में से कलेक्ट करके और पार्टिकल को सरफेस पे ले आएंगे, फ्रोथ में और पार्टिकल्स आ जाएंगे, उसको आप अलग कर लेना, पीछे इंप्योरिटीज वाटर लविंग है वो पानी में रह जाएंगी। अब ऐसा करने के लिए हमें यहां पर क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें मिलानी पड़ती हैं, अकेली एक ही चीज नहीं मिलानी पड़ेगी, और भी कुछ चाहिए जो मिलाना है हमें। अब हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे कि यहां पर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हमें कौन कौन से एक्स्ट्रा केमिकल डालने पड़ते हैं। केमिकल्स और एक्स्ट्रा मटेरियल required to be added in froth flotation method. What are the material? Frother, stabilizer, collector, activator and depressant। ये 5 तरह के केमिकल हमें इस मेथड में डालने पड़ते ताकि हम इस प्रोसेस को एफिशिएंटली ओर की क्लीनिंग कर सके। अब इनको हमने स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन पढ़ना। बच्चों ये लिख लिया आपने? Have you written? फ्रोथर का काम क्या है? झाग बनाना। और झाग बनाने के लिए आपने डालना क्या है पानी के अंदर? डिटर्जेंट डाल दो या फिर तेल डाल दो। सो एज ए फ्रोथर विच मटेरियल वी यूज? ऑयल। कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं? पाइन ऑयल यूज कर लो, टर्पेंटाइन ऑयल यूज कर लो, या फिर आप यूकैलिप्टस ऑयल यूज कर लो। पाइन ऑयल, चीड़ का तेल सुना? पाइन ट्री, हैव यू हर्ड द नेम? चीड़ का तेल, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल। यूकैलिप्टस ऑयल भी किसी प्लांट का नाम है, मतलब यूकैलिप्टस ऑयल भी कोई बहुत महक वाला ऑयल होता है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम, आप नेट पे चेक कर लेना कि क्या चीज है ये। बट पाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल, बेसिकली हमें तेल डालना पड़ता है, झाग बनाने के काम करता है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जब झाग बने तो वो पानी के सरफेस पे लंबे समय तक टिकी रहे, जब तक आप ये मेथड कर रहे हो, क्योंकि कुछ घंटों के लिए आपको ये मेथड कर रहे हैं। ये ना हो झाग सरफेस पे आए फिर से पानी में घुल जाए, इसलिए झाग की स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लंबे समय तक सरफेस पे स्टेबलाइज्ड रहे। उसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर provides stability to the fruit so that fruit can stay at the surface for long time। हम ये चाहते हैं, देखो जो चीज पानी से निकल के अलग हो गई है ना फ्रोथ, इसका मतलब वो वाटर लविंग नहीं है, इसलिए उसकी वाटर हीटिंग नेचर को बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा कि इस लेयर के अंदर खूब सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन की चेन है, वो वाटर इनसॉल्युबल है। तो अगर मैं इस लेयर के अंदर खूब सारा ऑर्गेनिक कंटेंट ले आऊं, वैसे तो आधा काम मेरे तेल ने कर दिया, क्योंकि तेल भी ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल ही।
तो इसे और अच्छे से एफिशिएंटली करने के लिए हम यहां पर एज ए स्टेबलाइजर तेल के साथ ऐड करते हैं क्रीसोल्स, एनिलीन। आपने ऑर्गेनिक में क्रिसोल का नाम सुना हुआ है, लाइक बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, ये बन गया फिनोल। पर फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए, दिस इज क्रिसोल, ये ऑर्थो क्रिसोल। पर मेटा पे मिथाइल, पैरा पे मिथाइल, वो पैरा क्रिसोल है। एनिलीन का नाम अब सब जानते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। पर कहने का ये मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो बेंजीन का न्यूक्लियस है, बेंजीन इज वाटर हीटिंग। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो फ्रोथ है ना, ये पानी के ऊपर टिकी रहे। अब पानी के ऊपर टिकेगी कैसे? फ्रोथ को वाटर हीटिंग वाला पार्ट जो है वो बेंजीन से स्टिक कर जाएगा और NH2 का हाइड्रोजन नीचे वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो बेसिकली ऐसे समझ लो कि ये बेंजीन है और इसका NH2 वाला पार्ट नीचे वाटर के कांटेक्ट में है और ऊपर यहां फ्रोथ है, यहां फ्रोथ है। तो ये एक मीडियम का रोल प्रोवाइड कर रहा है जो ऑर्गेनिक लेयर को पानी से अलग करता है और बीच में खुद फंस जाएगा। सो इसका वाटर लविंग पार्ट, ये वाटर हीटिंग पार्ट फ्रोथ को कैरी करके रखेगा और इसका वाटर लविंग पार्ट पानी के साथ कांटेक्ट में रहेगा ताकि इन दोनों के बीच में ये एनिलीन मॉलिक्यूल या क्रिसोल मॉलिक्यूल फंस जाए। इन दैट वे दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द फ्रोथ एंड फ्रोथ कैन स्टे फॉर लॉन्गर टाइम। इसके अलावा कलेक्टर का काम क्या है? यहां पर हवा के बबल्स बन गए। बबल्स ने तो सरफेस पे ऊपर जाना ही नहीं, तो हम चाहते हैं कि उस बबल के साथ जैसे जैसे बबल ऊपर की तरफ उठेगा, मान लो कि कोई एयर का बबल है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हम चाहते जैसे जैसे ऊपर उठे और इसके संपर्क में इस सॉल्यूशन में जितने भी और के पार्टिकल्स हैं वो आके इसके सरफेस पे टिक जाए, चिपक जाए, कुछ इस तरह से। ये और के पार्टिकल, ये एयर का बबल। तो ये जो एयर के बबल के ऊपर हमें और के पार्टिकल को चिपकाना है, चिपकाने का काम करेगा कलेक्टर। इट हेल्प्स टू कलेक्ट द ओर पार्टिकल एंड अलाउ द ओर पार्टिकल टू स्टिक ऑन द एयर बबल। तो अगर कोई पूछे कि कलेक्टर का काम क्या है, जैसा कि नाम से क्लियर दिख रहा है, ओर पार्टिकल्स को कलेक्ट करके बबल के सरफेस पे चिपकाना। सो आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। Collector helps to collect ore particles at the surface of air bubbles. कैसे? कौन से मॉलिक्यूल है, कौन से कंपाउंड है जिनको हम कलेक्टर के रूप में यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ इथाइल xanthate। व्हाट इज xanthate? क्या आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी ऑर्गेनिक में? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H पॉजिटिव लूज कर दे, H पॉजिटिव लूज करके O माइनस बना दे, क्या आप बता सकते हो इसका नाम क्या है? COO माइनस का। जब कर, वेरी गुड, शाबाश, कार्बोक्सिलेट। अगर मैं इस कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दूं, तो शायद आपने ये भी सुना होगा जब हम ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाते हैं तो थायो वर्ड आ जाता है, थायो कार्बोक्सिलेट। अगर मैं इसके साथ यहां पर एक अल्कोक्सी ग्रुप लगा दूं, ऑक्सीजन के साथ कार्बन चेन, ये है xanthate। xanthate में CSS माइनस ग्रुप के साथ एक इथॉक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी टाइप की चेन लगेगी। और जब मैं इथाइल वर्ड यूज कर रहा हूं तो ये क्लियरली बता रहा है कि यहां ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन की चेन है, 1 2।
और इसके जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसके साथ है सोडियम प्लस या के प्लस। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये अगर एयर बबल है ना, अगर आपने यहां सोडियम इथाइल एक्जेंथेट डाला हुआ है तो एयर बबल के यहां जितने भी हैं एयर बबल के सरफेस के साथ ये एक्जेंथेट क्या करता है, ध्यान से देखना, ये ओर पार्टिकल जब इस पे चिपका है ना, ओर का कोई पार्टिकल इस जब बबल के साथ चिपका है तो ये चिपका कैसे है, यहां बीच में ये मॉलिक्यूल फंसे हुए हैं, ये वाले, ये क्या करते हैं, इसका ये जो कार्बन वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये कार्बन चेन वाला पार्ट, ये वाटर हीटिंग है, ये और पार्टिकल को पकड़ने का काम करेगा, और ये एनायन वाला पार्ट वाटर लविंग है, ये वाटर के कांटेक्ट में रहेगा। तो एक तरीके से ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक तरफ ये वाटर लविंग यानी कि पानी में स्टे करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं चाहता हूं कि ये पानी में घुल जाए, तो इसका पोलर वाला पार्ट इसे पानी में घुलने की हेल्प करता है, और इसका ये जो कार्बन चेन वाला पार्ट है ये और पार्टिकल्स को अपने साथ स्टिक करेगा, एंड देन दिस हेल्प टू अलाउ दिस और पार्टिकल टू स्टिक ऑन द बबल। ये बीच में ये जो एयर बबल्स होंगे उनके सरफेस के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाती है, और वो अपनी इस ऑर्गेनिक लेयर की मदद से और पार्टिकल को अपने साथ स्टिक करता है एंड हेल्प दिस और पार्टिकल टू adsorb on the surface of air bubble। आपको इस मेथड में यूजुअली कभी भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेन चीज आपको यह पता होना चाहिए, फ्रोथ के तौर पे आपने क्या यूज किया, फ्रोथर के तौर पे, स्टेबलाइजर के तौर पे आपने क्या यूज किया, कलेक्टर के तौर पे आपने क्या यूज किया। पर कलेक्टर का काम क्या है, और के पार्टिकल को एयर के बबल पे सरफेस पे टिकने की प्रोसेस में ये हेल्प करेगी by collecting the ore particle with the help of its non-polar carbon chain, and this polar group it will remain in the water. So in this way this air bubble they come and they start floating toward the surface, और सरफेस पे फ्लोट करने पर अब ये फ्रोथ में आ जाएंगे सारे के सारे। तो हमें फ्रोथर का पॉइंट समझ में आ गया, स्टेबलाइजर पता लग गया, कलेक्टर पता लग गया। एक्टिवेटेड डिप्रेसेंट समझाने से पहले अब अभी तक जितना पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट हो, एनी डाउट? अगर ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम जब ये प्रोसेस कर रहे हैं काफी घंटों के लिए कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि फ्रोथ पानी में फिर से घुल जाए। ऐसा ना हो कि फ्रोथ ऊपर आए, फ्रोथ धीरे धीरे ये जो जहां पर वाटर और फ्रोथ कांटेक्ट में वहां से फ्रोथ घुलनी शुरू हो जाए। इसलिए फ्रोथर हम चाहते हैं कि ये काफी लंबे समय तक स्टेबलाइज्ड रहे, इसलिए ये जरूरी है कि फ्रोथर के अंदर मैक्सिमम कंटेंट वाटर हीटिंग हो, उसके लिए हमें ये हेल्प कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? एनी अदर क्वेरी? एग्जैक्टली डिटर्जेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि डिटर्जेंट और सोप का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, कि उसमें एक कार्बन चेन होती है नॉन पोलर और एक पोलर ग्रुप होता है। इसीलिए जब पानी में झाग बन रही है तेल डाल दो, डिटर्जेंट डाल दो, डिटर्जेंट भी बेसिकली कुछ इसी तरह का काम करते हैं। सो इसका ये जो सल्फाइड वाला एंड है ना, इट इज बेसिकली स्पेसिफिकली इट परफॉर्म्स गुड एक्शन जब आपका सॉल्यूशन में सल्फाइड पार्टिकल्स हो। ओके फ्रोथ तो देखो तब भी बन जाएगा, पानी में साबुन डाल के हिला दो, पर एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं आएगी। आपको हो सकता है आपकी ओर की क्लीनिंग तो हो, पर आपको उस ओर को 5, 6, 7, 8, 10 बार आपको ज्यादा क्लीन करना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि हम किसी भी प्रोसेस को मल्टी टाइम रिपीट करते रहे, क्योंकि हर स्टेप परफॉर्म करने में खर्चा होता है। तो हम चाहेंगे कि कुछ केमिकल्स डाल दो पर एक बार में अच्छी क्लीनिंग हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब लोग गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, गाड़ी धोने वाला तो पानी से भी सिंपल क्लीन कर देगा, पर वो केमिकल लगाता है, झाग बना के पूरी कोटिंग मतलब मेटल की पूरी लेयर को चमकाएगा। दैट इज जस्ट सिंपली टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसेस। एनी अदर क्वेरी? सो नाउ आई एम moving ahead explaining the activator and depressant.
सब कुछ पहली बात तो हाइड्रोमेटलर्जी बेसिकली जब मेटलर्जिकल स्टेप्स यूज किए जाएंगे ना तब हम यूज करेंगे। मतलब अभी आप सिर्फ ओर की क्लीनिंग समझ रहे हो, जब आप एक्सट्रैक्शंस पढ़नी समझ जाओगे ना फिर मैं ये आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या इसे मैं हाइड्रोमेटलर्जी में काउंट करूं। आइडियली तो यस, क्योंकि मैं सॉल्यूशन ही तो बना रहा हूं। पर हाइड्रोमेटलर्जी पायरोमेटलर्जी वर्ड उस स्टेप तक यूज करके जाते हैं जब आप बेसिकली किसी तरीके से ओर को किसी ऑक्साइड फॉर्म में ले आओ या ओर से आप मेटल बना लो। उन स्टेप्स में हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी पायरोमेटलर्जी। अभी तो मैं बोलूंगा कि ये सिंपल ओर की क्लीनिंग हुई है। एक बार जब आप आयरन एल्यूमिनियम कॉपर की एक्सट्रैक्शंस पढ़ोगे फिर आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली पायरोमेटलर्जी हाइड्रोमेटलर्जी किस स्टेप पे वो नाम यूज करने चाहिए, किस स्टेप को ध्यान में रखते हुए ये नाम प्रपोज किए गए। ओके, अब रोल आता है एक्टिवेटर का या डिप्रेसेंट का। एक्टिवेटर का रोल क्या है? एक्टिवेट करना, किसी को हेल्प करना, क्या बनाने में, फ्रोथ में जाने में हेल्प करना। किसी और पार्टिकल को फ्रोथ में जाने में पुश करने वाला काम जो करेगा वो है एक्टिवेटर। सो इट हेल्प्स और activates ore particles to become the part of fruit. या यूं कह लो it helps to push the ore particles to go out of water. पानी में से बाहर निकालने में किसी ने धक्का लगा दिया कि तू निकल पानी से बाहर, ऐसा काम करेगा एक्टिवेटर। डिप्रेसेंट ये उल्टा, इट रिटार्ड्स ओर पार्टिकल टू बिकम द पार्ट ऑफ फ्रूट। एंड फोर्सेस the particles to stay in the water layer. शायद नाम से समझ में आ गया होगा डिप्रेसेंट किसी की फ्रोथ में जाने की एबिलिटी को घटाने का काम करता है। अगर कोई फ्रोथ में जाना भी चाहता है ना उसको रोक देगा थोड़ी देर के लिए। पर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। मान लो मेरे पास एक ओर है, चीफ ओर है गैलेना, मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, लेकिन इसमें इंप्यूरिटी के तौर पे मेरे पास दो केमिकल इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड एंड इंप्यूरिटी। यानी कि ये सारा मेरा इंप्यूरिटी वाला पार्ट है। पर इंप्यूरिटीज में भी मेरे पास सल्फाइड की इंप्यूरिटी है, मुझे इसे क्लीन करना है, ये मेरा मेन रिक्वायर्ड मटेरियल है एंड आई डोंट वांट दिस। पर अब आप खुद सोचो कि अगर आपने इस पूरे मिक्सचर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड करवाया तो आपको फ्रोथ में क्या क्या मिलेगा। फ्रोथ में गैलेना के साथ आपको ये भी मिल जाएंगे, मानते हो या नहीं? अगर मैंने फ्रोथ फ्लोटेशन करवाया और ये मेरी इंप्यूरिटी का पार्ट है, आई वांट दिस, ये मेरी मेन ओर है, इसको मुझे इन इंप्यूरिटी से अलग करना है। पर ये इंप्यूरिटीज तो चलो वाटर लविंग है, पर साथ में ये इंप्यूरिटी भी ऐसी है जो मैं नहीं चाहता, पर ये फ्रोथ लविंग है, ये वाटर हीटिंग है, तो ये भी तो पानी के साथ ऊपर उठ के फ्रोथ में आ जाएगी। तो मेरी ओर की क्लीनिंग कैसे होगी अगर मुझे ये नहीं चाहिए? तो ऐसा कोई केमिकल डालना पड़ेगा जो कुछ इस तरीके से काम करवाए कि पहले लेड सल्फाइड को फ्रोथ में जाने दे और जब तक लेड सल्फाइड फ्रोथ में जा रहा है इनको फ्रोथ में जाने से रोके। एक तीसरा केमिकल, कोई ऐसा केमिकल डाल दूं जो बाकी के सल्फाइड पार्टिकल को बोले नहीं तुम अभी थोड़ी देर के लिए पानी में रहो, जब तक लेड सल्फाइड फ्रोथ में चला जाएगा लेड सल्फाइड को सब में अलग कर लूंगा, फिर इनकी बारी आएगी। लेकिन तब तक इनको झाग में जाने से रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी है जिस मटेरियल के पास है, वो प्रॉपर्टी कि वो सिलेक्टिवली एक सल्फाइड को ऊपर आने दे।
और बाकी सल्फाइड को पानी के अंदर रखे, मजबूर करके कि तू यू स्टे इन वाटर, ऐसा काम करेगा डिप्रेसेंट। मान लो कि इस डिप्रेसेंट की मदद से मैंने लेड सल्फाइड को फ्रोथ में अलग कर लिया, अलग ले आया। अब मैं चाहता हूं कि जिंक सल्फाइड को फ्रोथ में आ जाए पर आयरन सल्फाइड ना आए। तो अब इसको फ्रोथ में वापस लेके आने की मदद करेगा एक्टिवेटर। एक्टिवेटर अब जिंक सल्फाइड को ऊपर लेके आएगा, फ्रोथ में लेके आएगा। फिर जिंक सल्फाइड अलग कर लिया, अब मैं बोलूंगा कि आयरन सल्फाइड चल अब तू भी आ जा। यानी कि एक एक करके 1 by 1 अलग अलग सल्फाइड्स को फ्रोथ में लेके आना अगर है, और ये तब होगा जब आपकी ओर के साथ मोर देन 1 सल्फाइड्स पहले से प्रेजेंट है। तो आपको एक स्टेप में अगर आपने करवा दिया बिना एक्टिवेटर और डिप्रेसेंट डाले, तो शायद अब आपको समझ में आ चुका होगा प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी फ्रोथ में मिक्सचर ऑफ सल्फाइड मिलेगा जो आप नहीं चाहते। तो किसी तरीके से मैं ये चाहता हूं कि यार 1 by 1 पहले गैलेना ऊपर आ जाए, जिसको जो मेरी मेन ओर है, जिसको मैं क्लीन करना चाहता हूं। लेकिन जब तक इसकी प्योरिफिकेशन हो रही है, इसको कोई पानी के अंदर बिठा के रखे, इसको झाग में ना आने दिया जाए, और इसको झाग में आने से रोकने का काम करेगा डिप्रेशन। और जब लेड सल्फाइड सारा मैंने उठा के नितार के अलग कर लिया, अब मुझे कोई बंदा ऐसा चाहिए, कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए या केमिकल चाहिए जो जिंक सल्फाइड को बोले नाउ यू गो, तेरे लिए दरवाजा खुल गया, जा फ्रोथ में चला जा। जब जिंक सल्फाइड फ्रोथ से आके मैंने क्लीन कर लिया, अब मैं आयरन सल्फाइड को बोलूंगा अब यार चल भाई अब तेरी बारी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि इनका रोल क्या है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? बट अब ये होगा कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो इसे रोक के रखेगा, कैसे वो इनको रोक के रखेगा जब तक लेड सल्फाइड की क्लीनिंग हुई। ये वाटर हीटिंग है। अगर मैं कोई ऐसा केमिकल डाल दूं जो मोमेंटरली कुछ टाइम के लिए इस वाटर हीटिंग को वाटर लविंग में तब्दील कर दे, लेकिन कोई ऐसा केमिकल जो स्पेसिफिकली इनसे रिएक्ट करे, इससे ना करे। ये ना हो कि वो केमिकल ऐसा डाला जो इससे भी रिएक्ट करके इसे भी वाटर लविंग बना दे, नहीं। अब मुझे चूज करना पड़ेगा क्योंकि नया केमिकल जो सिलेक्टिवली किसी इन दोनों को ही वाटर लविंग में तब्दील कर दे। अभी तो ये वाटर हीटिंग है सल्फाइड। मुझे ये पता है जिंक सल्फाइड हमेशा इस इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश्ड है। आयंस आर ऑलवेज वाटर लविंग। द मोमेंट आयंस जुड़ गए, ये इनसॉल्युबल फॉर्म है। पर ये सारे के सारे सल्फाइड क्योंकि वाटर हीटिंग है, दे आर बैड इलेक्ट्रोलाइट, तो इनका इक्विलिब्रियम मेजॉरिटी में बैकवर्ड में है। मतलब इनकी कंसंट्रेशन बहुत बहुत कम है, नेग्लिजिबल कम है। मेजॉरिटी में ये मटेरियल इस फॉर्म में है। अगर मैं किसी तरह इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करा दूं और इन आयंस को अलग अलग कर दूं, अब ये वाटर लविंग हो जाएंगे। पर ये काम कौन करेगा? तो मैं आपको अब आपकी पढ़ी हुई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूज करना सिखा रहा हूं। ध्यान से देखो, यहां पे जिंक और आयरन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और लेड पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों ना मैं कोई ऐसा लिगेंड ले आऊं जो लिगेंड डी ब्लॉक वाले मेटल आयन की टेंडेंसी लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की होगी, पी ब्लॉक वालों की नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने ये चीज अच्छे से पढ़ी है, ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं कोई लिगेंड ऐसा डाल दूं जो इस आयन को पकड़ के कॉम्प्लेक्स बनाए, तो इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और जब इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म, ये वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म, तो आप इनसॉल्युबल को सॉल्युबल करोगे। तभी तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स बनने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो अब मैं इस टेक्निक को यूज करूंगा कि यहां पर कोई लिगेंड डालूंगा, वो लिगेंड सिलेक्टिवली जिंक और आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जब जिंक आयरन और आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो पानी में रह जाएगा। पर कौन ये काम करेगा? आई एम यूजिंग एज ए विच मटेरियल इज गोइंग टू बी यूज्ड एज ए डिप्रेसेंट? सोडियम साइनाइड. So I am talking of Cn minus, but at the same time I am adding sodium carbonate. Sodium carbonate and sodium cyanide, they are used as
डिप्रेसेंट। ये बता सकते हो सोडियम कार्बोनेट की नेचर क्या है, एसिडिक या बेसिक? अगर ये अल्कली मेटल के सॉल्ट्स हैं, अल्कली मेटल के कंपाउंड्स एसिडिक होते हैं या बेसिक? तो इसका दे आर बेसिक, दे मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक। तो इसे पानी में डाल के पीएच सॉल्यूशन की हो जाएगी 7 से ज्यादा, तो सॉल्यूशन में कौन सा आयन जनरेट हो जाएगा जब पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा? OH माइनस। तो इसका काम है OH माइनस जनरेट करना, क्योंकि ये पानी में जाके सोडियम कार्बोनेट जब आयनाइज होगा, ये पानी में जाके इसका हाइड्रोलिसिस होगा। और आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, एनायन के हाइड्रोलिसिस से पीएच बढ़ती है, सॉल्यूशन में OH माइनस आता है। वो OH माइनस अब क्या करेगा, इस आयरन को इस Fe2 प्लस को OH माइनस के साथ मिलके ये FeOH ट्वाइस बनाता है, एंड इट इज वाटर सॉल्युबल। मोर ओवर ये जो Cn माइनस है, ये भी Fe2 प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इस Fe2 प्लस जो यहां से जितना भी बन रहा है, उसके साथ OH माइनस की रिएक्शन भी होगी, साथ के साथ Cn माइनस इसके साथ कॉम्प्लेक्स भी बना। अब कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, कैसे पता लगेगा? जिंक 2 प्लस के साथ जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, उसका डबल कर दो कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 Cn माइनस के साथ मिलके ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स ZnCN4 2 माइनस। तो ओवरऑल ये रिएक्शन में, ओवरऑल इस रिएक्शन में आप क्या देखोगे, जिंक सल्फाइड के साथ 4 Cn माइनस मिलके ZnCN4 2 माइनस और सल्फाइड आयन बनेगा। इसी तरह से Fe2 प्लस के साथ भी Cn माइनस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनता है 6 लिगेंड्स के साथ फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स बनने से इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, तो FeS2 भी डिसॉल्व हो जाएगा, जिंक भी डिसॉल्व हो गया, यानी कि अब ये सल्फाइड से अलग हो चुके हैं, ये आयन अलग हो चुके हैं। सो इन दिस वे डिप्रेसेंट मेक्स द sulfide ore particles water loving by converting them into complex ion. Sodium carbonate makes the solution alkaline and help to form FeOH twice. तो इस तरीके से ये वाटर सॉल्युबल रह जाएगी इतनी देर में, till then lead sulfide starts going into fruit and is separated from mixture. यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को किसी तरह का डाउट? Is it clear up to here? डिप्रेसेंट का रोल। अब लेड सल्फाइड आपने सेपरेट कर दिया, तो अब मैं चाहूंगा
कि ये जो जिंक आयंस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में थे, अब ये कॉम्प्लेक्स आयन टूट जाए ताकि ये जिंक सल्फाइड के साथ वापस से जुड़ के ZnS की फॉर्म में आ जाए और फिर ये फ्रूट का पार्ट बने। तो अब मैं चाहूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स टूटे, तो इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए और जिंक आयंस और सल्फाइड आयन को जोड़ के फ्रोथ में लेके आने का काम करेगा एक्टिवेटर। हु विल प्ले द रोल ऑफ एक्टिवेटर? एज एन एक्टिवेटर वी एड CuSO2. Copper sulfate is water soluble compound. Copper sulfate dissociate completely into its ion. तो कॉपर सल्फेट से आने वाली क्यूप्रिक आयंस की कंसंट्रेशन है सफिशिएंटली हाई, और ये क्यूप्रिक आयन अब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जिंक को निकाल के Cn के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो दिस क्यूप्रिक आयंस they form complex with this complex, इसके साथ ये रिएक्ट करता है और ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है CuCN4 3-, it is more stable complex than this। क्योंकि अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं कि जिंक जो है बेसिकली जिंक आयन D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जिनकी फुली फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन हो उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी कम होती है। तो बेसिकली यहां पर वैसे भी इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, इस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट इस कॉम्प्लेक्स से कहीं ज्यादा। तो ये जो कॉपर आयंस जो होते हैं वो जिंक को निकाल के खुद Cn के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और जैसे ये जिंक आयन फ्री हो गया, ये जो जिंक आयन अब बाहर निकलेगा, ये किससे कंबाइन करेगा? सल्फाइड से, जो सॉल्यूशन में पहले से घूम रहा है। So this zinc ions will combine with sulfide to form ZnS and become the part of fruit. इसके अलावा क्योंकि क्यूप्रिक आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि ये अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी में मिलाया जाएगा और ये पूरे का पूरा सोलुबल है। दिस इज नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहां रिवर्सिबिलिटी नहीं है, इट्स फुली सॉल्युबल सॉल्ट। कुछ सल्फाइड आयन जो सॉल्यूशन में घूम रहा है वो खुद भी इस क्यूप्रिक आयन के साथ मिल जाता है, यानी कि Cu2 पॉजिटिव सल्फाइड के साथ मिलके ये भी बनाएगा। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इस कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, अगर ये जिंक सल्फाइड का पार्टिकल है ना जो ये बन रहा है, इसके ऊपर इसकी कोटिंग हो जाती है क्यूप्रिक सल्फाइड, एंड इट इज मोर वाटर इनसॉल्युबल देन दिस। ये अब जिंक सल्फाइड को ऊपर फ्लोट करा के हेल्प करता है आने के लिए। दिस इज एडिशनल एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जब अपने आयंस में स्प्लिट करेगा, एक काम वो ये करेगा कि इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ के जिंक को फ्री करता है। जिंक आयंस जैसे फ्री हुए, ये जो सल्फाइड आयन यहाँ पे थे उनके साथ मिलके वो बनाएगा जिंक सल्फाइड पार्टिकल, और जिंक सल्फाइड फिर से अब रेडी है फ्रूट में आने के लिए। पर साथ के साथ ये एडिशनल परफॉर्म कैसे करता है? क्यूप्रिक आयन का कुछ पार्ट सल्फाइड आयन के साथ मिलके CuS बनाता है, और ये CuS जिंक सल्फाइड के पार्टिकल पे कोटिंग कर देते हैं, एंड हेल्प दिस, एंड CuS is being even more insoluble than zinc sulfide. It comes in the part of the froth. In that way it acts as an activator. Any doubt up to here? अब हमने मान लो जिंक सल्फाइड को फ्रोथ में ले आए, अब हमारी अगली बारी है आयरन को फ्रोथ में लाने की। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया था FeCN6 और यहां पे FeOH2, हम चाहेंगे कि ये कंपाउंड टूट के Fe2+ फ्री हो जाए, क्योंकि जो सल्फाइड यहां पे बैठा हुआ है वो अभी भी वेट कर रहा है कब Fe2+ फ्री हो और वो उसके साथ जुड़ के वापस FeS2 बना दे। पर इस कॉम्प्लेक्स को भी तो तोड़ना है ना, और यहां से भी आयरन को फ्री करना है। इसके लिए अब मैं क्या करूंगा? वी ऐड
acid in the solution or pass CO2 gas in the solution. Why? क्योंकि जैसे कोई एसिड H प्लस लूज करेगा, इसका निकलने वाला H प्लस इस कॉम्प्लेक्स में से Cn माइनस के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि H पॉजिटिव और Cn माइनस मिलकर बनाएंगे HCN, क्योंकि HCN एक वीक एसिड है। जरा ध्यान से देखना, ये वीक एसिड है, इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट ये नंबर इसका Ka इज वेरी लेस, और जिस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा नंबर है, उस एसिड की टेंडेंसी आयंस में जाने की है या फिर अनआयनाइज्ड रहने की है। अगर कोई एसिड वीक एसिड है, क्या वो अपने आयंस में रहना चाहेगा या नॉन अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहना चाहेगा? तो इस रिएक्शन की बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तभी तो के इक्विलिब्रियम कम है। तो हम इस अप्रोच का यूज कर रहे हैं कि HCN के बनने की टेंडेंसी कहीं लाख गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू HCN के टूटने की टेंडेंसी से। इसलिए जैसे ही इस Cn माइनस के सामने कोई H प्लस आ गया, ये तुरंत मिलके बैकवर्ड रिएक्शन दिखाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर छोटा है तो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कहीं ज्यादा है। इसलिए जैसे सॉल्यूशन में मैं H प्लस डालना शुरू करूंगा, वो Cn माइनस के साथ मिलके इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा और HCN बनाएगा, और फिर वो आयरन जो कि +2 स्टेट में था वो फ्री हो जाएगा। किस चीज के लिए? सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके FeS2 बनाने के लिए। So this H plus released from the acid, H plus released from the acid reacts with ferrocyanide ion to get back FeS2, क्योंकि HCN बनेगा और Fe2 प्लस फ्री हो गया, और Fe2 प्लस जैसे फ्री हुआ वो वापस सल्फाइड से मिलकर FeS2 बना देगा। सिमिलरली ये बेस है, इसमें OH माइनस है, तो H प्लस इस OH माइनस से मिलकर वाटर बनाएगा, फिर से Fe2 प्लस फ्री हो जाएगा। सो दिस H प्लस also react with FeOH twice to form water and Fe2 plus is released। तो मीडियम को एसिडिक करने की रिक्वायरमेंट थी, और यदि आपके पास एसिड नहीं है तो CO2 सॉल्यूशन में से पास करो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड। CO2 पानी में जाके क्या बनाएगी? डू यू नो दैट? CO2 वाटर में जाके क्या बनाएगी? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज ए सोर्स ऑफ H प्लस। तो CO2 पास कर दो, या किसी नॉन मेटल ऑक्साइड का गैस का सॉल्यूशन बना। नॉन मेटल ऑक्साइड वाली नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्योंकि एसिडिक है, तो ऐसी गैस को सॉल्यूशन में से पास कर दो। मेनली हमें इस Cn माइनस को निकालना है बाहर, और Cn माइनस को निकालने का रोल प्ले करेगा H प्लस। इसी प्रकार से H प्लस और Cn माइनस मिलकर HCN बनाएंगे। ये जो फेरस आयन था वो फ्री हो जाएगा, वो जो सल्फाइड से मिलेगा, और बनने वाला FeS2 नाउ विल कम इन द फ्रूट। बताइए भाई, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में कोई डाउट? क्या आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर है? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? हमने ऐसे डाला क्योंकि अब हमें इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ के Fe2 प्लस आयन चाहिए। उसके लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि HCN वीक एसिड है, और इस वीक एसिड की टेंडेंसी आयंस में जाने की कम है, और इसकी बैकवर्ड टेंडेंसी इज मच हायर। इसलिए जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को H प्लस मिलेगा, तो इसका Cn माइनस इस H प्लस के साथ मिलके HCN बनाएगा, और HCN बनते वक्त ये आयरन 2 प्लस अब फ्री हो जाएगा, और वो जो आयरन 2 प्लस फ्री हो गया वो सल्फाइड से मिलके वापस FeS2 बनाएगा, जिसको आपने पहले कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब FeS2 इज अवेलेबल इन द सॉल्यूशन, और वो अब फ्रोथ में जाने के लिए रेडी हो जाएगा।
Any other query to any other student? कॉम्प्लेक्स बन रहा है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा। इसमें याद क्या करना, आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्टिवेटर का रोल किसने प्ले किया, डिप्रेशन का रोल किसने प्ले किया। बिल्कुल, डिप्रेशन का मतलब है वो किसी पार्टिकल को फ्रोथ में नहीं जाने देगा, और फ्रोथ में वही जाएगा जो वाटर हीटिंग है। तो थोड़ी देर के लिए वाटर हीटिंग को वाटर लविंग बना दो। ओके, सो आई थिंक आपको इस तरीके से धीरे धीरे समझ में आएगा कि इनऑर्गेनिक में इतना रटना नहीं होता, बहुत सारी चीजें लॉजिक वाली समझने वाली भी होती। तुमने लिखा ही नहीं था, इतनी देर से क्या कर रहे थे? नेक्स्ट मेथड लीचिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से लिखते जाना। लीचिंग का मतलब, लीचिंग इज ए केमिकल मेथड। बेसिकली हम अपनी ओर को इंप्योरिटी से अलग कर रहे हैं, पर अब हम यहां पर क्या चीज का, किस मेथड पर, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है कि हम बाहर से एक एक्स्ट्रा केमिकल डालेंगे, ये केमिकल ऐड करना है, ये ओर और इंप्योरिटी में से किसी एक के साथ रिएक्शन करेगा। ओर और इंप्योरिटी में से कोई एक चीज सिलेक्टिवली इस केमिकल से रिएक्ट होगी। अगर हमारी इंप्योरिटी इससे रिएक्ट हो गई, और जो भी रिएक्शन करे, जो भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, मान लो ए कंपोनेंट इस केमिकल के साथ रिएक्ट करे, इसे डिसॉल्व कर दो, सॉल्युबल बना दो, और जो रिएक्ट नहीं किया उसे वाटर इनसॉल्युबल रहने दो। तो अब एक बात बताओ, जब एक वाटर सॉल्युबल हो, वाटर इनसॉल्युबल हो, उसको सेपरेट कैसे करोगे? फिल्टर करके। बताओ, अगर मान लो मेरी ओर है और ओर के साथ इंप्योरिटी है, मैंने कोई केमिकल डाला, वो केमिकल मान लो ओर से रिएक्ट करके उसे सॉल्युबल बना रहा है, पर इंप्योरिटी से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो मैं इंप्योरिटी जो रिएक्ट नहीं की वो वाटर इनसॉल्युबल रिएक्ट, उसको मैं फिल्टर कर लूंगा, और जो डिसॉल्व हो गया ओर के पार्टिकल्स, उसको मैं किसी सोल्यूशन फॉर्म में से जैसे भी घुला है उससे वापस ओर पार्टिकल रीजनरेट कर लूं। या फिर मैं क्या कम करूं, मेरी इंप्योरिटी इस केमिकल से रिएक्ट करके डिसॉल्व हो जाए, और डिसॉल्व ना हो, और इस केमिकल से रिएक्ट ना करे, और फिर आप उस सॉल्यूशन में फिल्टर करके ओर को सेपरेट कर लो। सो लीचिंग को केमिकल मेथड क्यों बोलते हैं? हियर वी सेपरेट ore from the impurity by difference in their based on differences in the chemical properties. अब इसकी एग्जांपल से समझोगे आप, एग्जाम्पल से अब मैं समझाता हूं। इसके 3 एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखने। मान लो कि मेरे पास लो ग्रेड कॉपर सल्फाइड है, कॉपर ग्लास है, ये ओर है, इसमें मेरे पास Cu2O भी हो सकता है, Cu2S भी हो सकता है, कुछ भी है, कॉपर का सॉल्ट है, और साथ में कुछ इंप्योरिटी है। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि मेरे क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक सल्फेट, जो कॉपर पार्टिकल्स है ना, वो इंप्योरिटी से अलग हो। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड विल कन्वर्ट देम इनटू कॉपर सल्फेट।
इसका काम होगा कॉपर को कॉपर सल्फेट में ले आए। अगर मैं यहाँ पे मान लो मेरे पास CuO भी हो तब भी चलेगा। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, यहाँ +1, यहाँ +1 है, यहाँ कॉपर +2 है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये ऐसा एसिड लूं जो कॉपर अगर +1 स्टेट में ना उसे ऑक्सीडाइज भी कर दे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। सो वी प्रेफर टू यूज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, dilute sulfuric acid is not oxidizing agent. Concentrated sulfuric acid is oxidizing agent. Dilute H2SO4 is not oxidizing agent. अगर मेरे पास कॉपर +2 स्टेट में तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर वो +1 स्टेट में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब यहां पे सल्फर आपको दिख रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो? यहां पे Cu2S है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैठा है तो सल्फर को -2 से ऑक्सीडाइज करके SO2 गैस बना के निकाल देगा +4 में। तो सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये SO2 गैस बन के निकल जाएगा। लेकिन मुझे कॉपर पार्टिकल्स वापस चाहिए थे, तो अब मैं क्या काम करूंगा? अगर मुझे यहां से कॉपर लेना ना, तो अब देखो ये मेरा केमिकल कंपाउंड जो मैंने बाहर से डाला, इसने सिर्फ ओर के साथ रिएक्ट किया, इंप्योरिटी से रिएक्ट नहीं किया। और मैंने कौन सी अपनी नॉलेज यूज की केमिस्ट्री की? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक और एसिडिक। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, इसलिए ऐड एसिड, क्योंकि एसिड विल रिएक्ट विद बेस। मेटल ऑक्साइड्स हैव बेसिक इन नेचर, इसलिए ऐड सम एसिड। तो इस प्रकार से मैं इसे कॉपर सल्फेट में ले आया। अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रूल यूज कर रहा हूं। अगर मैं कॉपर सल्फेट को एक रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करा दूं, रिएक्टिव मेटल, तो वो रिएक्टिव मेटल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर हो, तो क्या वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी? तो हम इसके लिए यूज करते हैं गला सड़ा आयरन, चीप आयरन, आयरन के टुकड़े, स्क्रैप आयरन is used to react with this, so iron will displace copper to form FeSO4 and copper is regenerated. तो क्या आप किसी तरीके से अपनी ओर में से आप मेटल तक पहुंच गए, पर आपने किस प्रिंसिपल को यूज किया? You added some chemical which does not react with impurity but it reacts with ore, और ओर से रिएक्ट करके वो कुछ ऐसा कंपाउंड बना देगा जिससे आप अपनी मेटल रीजनरेट कर लो। सो इज दैट पॉइंट क्लियर कि लीचिंग में क्या करते हैं? तो पहले नोट कर लो, फिर रह जाएगा नोट करना। इजीएस्ट मेथड वगैरह आपको जो समझाया जा रहा है थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल करते वक्त चीजें बहुत डिफरेंट होती है। आप सोचो कि आपको यहाँ कॉपर पूरा प्योर मिल जाएगा, कभी भी नहीं। 90%, 95% प्योर मिलेगा बस। पर ये है कि कुछ तो प्योरिटी हुई, कुछ तो प्योरिटी बढ़ी। ताकि इसके साथ ये जो सल्फाइड वगैरह वो भी निकल के गैस बन के निकल जाए। हमें कॉपर चाहिए बेसिकली। ओके, हैव यू नोटेड? अब इसकी सेकेंड एग्जांपल देखो। सेकेंड एग्जांपल है कंसंट्रेशन ऑफ आर्जेंटाइट ओर या फिर गोल्ड ओर, इन शॉर्ट लेस रिएक्टिव मेटल्स की ओर, ores of less reactive metals। मान लो मेरे पास Ag2S की ओर है और इसके साथ कुछ इंप्योरिटी है।
और मैं कुछ इस प्रॉपर्टी का यूज करना चाह रहा हूं कि मेरे ये जो सिल्वर आयंस है या गोल्ड आयंस है, इनकी एक प्रॉपर्टी है कि सिल्वर आयंस या गोल्ड आयंस दे मेक कॉम्प्लेक्स विद Cn- थायोसल्फेट। दीज आर सम स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो आज मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, पर आपको जेईई एडवांस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जो पढ़ाऊंगा उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है कि अगर कभी भी कोई आपसे पूछ ले सिल्वर प्लस Cu प्लस गोल्ड प्लस Cu2 प्लस, they have very high tendency to form complex with Cn- thiosulfate। तो अब मैं इस प्रॉपर्टी का क्या यूज कर रहा हूं कि अगर मैं किसी इनके कॉम्प्लेक्स बनवा दूं तो कॉम्प्लेक्स बनने से वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। तो मैं यहां पर कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं कि भाई इंप्योरिटी पानी में डिसॉल्व ना हो, ये डिसॉल्व हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इंप्योरिटी फिल्टर हो जाएगी। तो अब मैं यहां पर इसमें सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर पास करूंगा। अभी मैं बताऊंगा कि मेरे को एयर क्यों पास करना है। जैसे मैं Ag2S को सोडियम साइनाइड और O2 एयर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो Ag2S विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद Cn-। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक टेक्निक बताई थी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाते वक्त। मैंने कहा था जितना मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हो उसके साथ कितने लिगेंड जोड़ दूं, डबल। यहां पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो कितने लिगेंड जोड़ दूं, 2। तो मुझे ये बताओ Cn- अगर 2 जोड़ने हैं और Ag+ के साथ, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका फॉर्मूला बना सकते हो ताकि आप रटो ना कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले, क्योंकि +1 चार्ज है तो 2 लिगेंड जोड़ दो, एक Cn/-1 है। तो अब Ag के साथ अगर 2 लिगेंड जुड़ गए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज बताओ कितना आएगा। सिल्वर पे है +1, Cn पे है -1 और -1 × 2 -2 और सिल्वर पे +1, पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे कितना चार्ज, -1। -1 एनायन के लिए कोई कैटायन चाहिए, कोई भी सॉल्ट में यहाँ पे एनायन अगर -1 है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम प्लस बैठेगा, तो सोडियम प्लस इस कॉम्प्लेक्स के साथ पूरा कॉम्प्लेक्स स्टेबल कर देंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहां पर NaCN के साथ Ag2S का कॉम्प्लेक्स बनेगा Ag2Cn2-। अंडरस्टूड है कि यहां सोडियम प्लस भी हो। अब यहां पर जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये सारे का सारा वाटर सॉल्युबल बन जाएगा। इंप्योरिटी विल नॉट रिएक्ट विद दिस। अगर कोई पूछे कि एयर क्यों पास की, एयर इसलिए पास की जा रही है कि जब मैं Ag2S वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होके 2Ag+ और सल्फाइड बनाएगा। Ag2S is a very less reactive material, it's a very less soluble salt। तो अगर मैं इसके Ag+ को उठा के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दूं तो इस प्रोसेस के होने से इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। मानते हो या नहीं? जब ये सिल्वर प्लस कॉम्प्लेक्स में जाएगा तो Ag2S की डिसोसिएट होने की एबिलिटी या उसकी वाटर में जाने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये प्रोसेस ओवरऑल जो हो रही है, ये हो रही है Ag2S plus 2Cn- फॉर्मिंग दिस कॉम्प्लेक्स, और यहां पे सल्फाइड है। अगर किसी तरह मैं इस सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करवा दूं या इसको फर्दर किसी रिएक्शन में ले जाऊं तो सल्फाइड का गायब होना इस इक्विलिब्रियम को किस तरफ शिफ्ट करेगा। इस सल्फाइड को अगर हम गायब करा दें, सल्फाइड को कंज्यूम करा दें, तो इस सल्फाइड की हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ये सल्फर पे -2 स्टेट है, सल्फर अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट्स ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये किस स्टेट में जाएगा, क्या बन जाए, ऑक्सीडाइज होके। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी है SO2। अगर SO2 बन गया तो सॉल्यूशन में से गैस फॉर्म में से निकल जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार SO2 बने, आपने रट ही लेना है। आपको इतनी तो डेफिनेशन आती है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना।
और जब तक आप सोल्यूशन फेज केमिस्ट्री देख रहे हो, क्योंकि अब आपको पता है कि आप लीचिंग करा रहे हो, केमिकल मेथड कर रहे हो, सॉल्यूशन में सब कुछ चल रहा है, तो एयर इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना देगी, सल्फर +6 में आ जाएगा। सल्फाइड की ऑक्सीडेशन सल्फेट में होगी, कब? जब आप सॉल्यूशन फेज केमिस्ट्री करवा रहे हो। इसलिए एयर इज इंटेंशनली पास्ड ताकि हम सल्फाइड को सल्फेट बना दें, ताकि ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो और अच्छी खासी मात्रा में ये सारे का सारा कॉम्प्लेक्स बन के वाटर सॉल्युबल हो और इंप्योरिटी को फिर फिल्टर कर लो। सो इंप्योरिटी डज नॉट रिएक्ट विद NaCN and air and hence remain water insoluble and can be filtered. पर हमें तो सिल्वर चाहिए, मुझे AgCN ट्वाइस नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे सिल्वर चाहिए। तो अब मेरा अगला स्टेप होगा कि मुझे ये सिल्वर वापस सिल्वर फॉर्म में चाहिए, जैसे मैं इसे कॉपर फॉर्म में लाया था। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा? सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल यूज करूंगा। कोई ऐसी मेटल जो सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे, कोई रिएक्टिव मेटल ले लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। फॉर दिस वी रिएक्ट इट विद जिंक। तो जिंक के साथ जब मैं इसको रिएक्ट करूंगा, जिंक का कोई भी सॉल्ट ले लूं, जिंक विल डिस्प्लेस सिल्वर। सो मैं करूंगा क्या? अगर मैंने इसे जिंक के साथ रिएक्ट करवा दिया, बिकॉज आई नो दैट पोजीशन ऑफ जिंक इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अबव टू द सिल्वर। तो जिंक की क्या होगी? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। अच्छा, जिंक की ऑक्सीडेशन होके क्या बनाएगा? जिंक जब ऑक्सीडाइज होता है कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और जिंक 2+। तो इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? जिसकी रिडक्शन होगी। यहां पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सिल्वर की Ag+। तो Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा सिल्वर। तो अगर आपको ये बैलेंसिंग करनी हो तो आपको यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसका कोएफिशिएंट 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन जब लिख रहे हो तो बैलेंस करके दिखाना। तो यहां पर 2 कोएफिशिएंट लगाओगे ताकि आप ये दिखा सको कि सिल्वर प्लस अब सिल्वर बन के आ रहा है। तो जिंक को जब कॉम्प्लेक्स में जाना है तो जिंक कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके जिंक आयंस बन रहा है ना। तो मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैसे बनाऊं? जब जिंक पे +2 चार्ज है, कितने लिगेंड लगाऊं इसके साथ? 4। तो देखो ऑटोमेटिकली 4 बन भी जाएंगे। तो जिंक CN4। अब बताओ चार्ज बताओ स्क्वायर ब्रैकेट में, -2। और यहां से कौन निकल के आएगा बाहर? सिल्वर प्लस है ना, यहाँ पे सिल्वर +1 है, 2 सिल्वर +1 है, 2 सिल्वर +1 इसके छोड़े इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे? 2 सिल्वर। तो आपको सिल्वर अपनी पुरानी फॉर्म में मिल गया जो आप चाहते थे। तो लीचिंग में क्या किया जाता है? किसी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ और को रिएक्शन करवानी इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर क्या काम करेगी? इस सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगी, सल्फेट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन, और इससे ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड भागेगा, प्रोसेस की एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। वाह यार वाह, किसने ये ढक्कन क्वेश्चन पूछा? मतलब बाय गॉड, जब प्रोडक्ट इक्वल रिएक्शन मिक्सर में से घटता है तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है? जब किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट, क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड, वाह वाह। सो दिस मेथड इज क्लियर टू यू। पर लीचिंग एजेंट कौन है इस वक्त? ये जिसने और से रिएक्शन की, इंप्योरिटी से नहीं की। सेम मेथड आप करोगे अगर आपको कोई पूछे गोल्ड सल्फाइड है, उसको सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो प्रोडक्ट में बताओ क्या बनेगा? क्वेश्चन अब ऐसे आएंगे, दिस विल फॉर्म A which is water soluble
फिर एक में जिंक डाला, फिर बना बी प्लस गोल्ड। बी बताओ क्या है, ए बताओ क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे। तो मुझे बता सकते हो यहाँ पर अब आप रिएक्शन कैसे लिखोगे? आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर गोल्ड और सल्फाइड में ऑक्सीडेशन नंबर देख के गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और सल्फाइड का 2-, ये गोल्ड प्लस Cn- के साथ क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? AuCN ट्वाइस चार्ज बताओ माइनस। क्या ये माइनस ऐसे ही रहेगा या इसके साथ कोई केटायन बैलेंस करेगा? सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस है। तो ऑक्सीजन का क्या काम है? वो क्या कर रहा है? सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन होगी। सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है मालूम है? सल्फर की मैक्सिमम 6। तो ये से कन्वर्ट कर देगा सल्फेट में। क्या ये सल्फेट हवा में रहेगा? सॉल्यूशन के अंदर खाली है, इसके साथ भी केटायन है। कौन? सोडियम। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पर कुछ कोएफिशिएंट्स लगेंगे बैलेंसिंग के, तो ये एनायन अकेले नहीं घूम रहे, इसके साथ सोडियम प्लस है, इसके साथ Na2, 2 सोडियम आएंगे, Na2SO4। तो अब जब आप इसमें से जिंक डालोगे, जिंक क्या करेगा? गोल्ड को निकालेगा। तो गोल्ड तो बन गया, तो जिंक की खुद की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्सीडाइज होके किस फॉर्म में जाएगा? जिंक पे कितना चार्ज? जिंक जब ऑक्सीडाइज होता है +2। तो अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताओ Cn- के साथ क्या बनेगा? ZnCN4 2-। क्या ये ऐसे ही रहेगा सोल्यूशन में 2- या इसके साथ कोई केटायन जुड़ेगा? सोडियम प्लस बैठा है तो Na2 साथ में रह जाएगा। तो अब आपको कभी ऐसी रिएक्शन आ जाए इनऑर्गेनिक, तो ये नहीं कहना सर इसमें रट्टा है। तो आप थोड़ी थोड़ी चीजों को धीरे धीरे जब समझोगे, पी ब्लॉक डी ब्लॉक तक आप पूरा ट्रेन हो जाओगे कैसे रिएक्शंस लिखनी। हाँ, सोडियम सल्फेट बैठा रहेगा पानी में डिसॉल्व करके। हमें तो गोल्ड चाहिए थी ना मेटल, वो आ गई। बोलो। ध्यान से, शांत। ये देखो, ये देखो, SO3 अगर बनाया ना, ये हमेशा वाटर में डिसॉल्व करके फिर से सल्फेट बना देगा। और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डिसोसिएट करके फिर से सल्फेट डिसॉल्व कर लेगा, जिससे सोडियम जुड़ के Na2SO4 बना लेगा। कभी SO3 नहीं बनेगी जब तक आप सोल्यूशन में खेल रहे हो। सॉल्यूशन में सीधा का सीधा वो सल्फेट में आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में आयंस बनने चाहिए ना। आयंस के लिए सॉल्यूशन इज ए गुड मीडियम टू मूव, इसलिए कभी गैस नहीं ऐसे बनेगी। अगर बाय चांस कभी दिमाग में आ भी जाए ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब आज अब आप सोचने लगे हो ना, सल्फर तो +6 यहाँ भी था, ये भी बन सकता था। यही मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करो, सर आपने ये क्यों नहीं बनाया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बन भी जाती, वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, H2SO4 बनेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, तो सल्फेट तो वैसे भी बनेगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अभी तक का तो मैं ये बोलूंगा आज की क्लास का सबसे सेंसफुल क्वेश्चन यही था। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लास्ट में लीचिंग का तीसरा एग्जांपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है और जो कि जेई में हमेशा पूछा भी है, और इस साल भी जेई मेंस 2021 में पूछा गया रिपीटेडली बेस्ड। Leaching method is also used in purification of bauxite ore. बॉक्साइट ओर की प्योरिफिकेशन। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला किसी को याद है या भूल गए? Al2O3.2H2. Is it a pure compound? Is it a pure compound? It's a mixture of diaspar and gypsite in 1:1 ratio. तो ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट दो तरह का होता है, रेड बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट।
आने वाले टाइम में एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन जब आएगी ना, तब आप सीखोगे भी। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि बॉक्साइट की क्लीनिंग में कैसे यूज करते हैं, पर्टिकुलरली जब रेड बॉक्साइट हो। रेड बॉक्साइट का नाम रेड क्यों है? क्योंकि इसके साथ इंप्यूरिटी की फॉर्म में आयरन का ऑक्साइड है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले रस्टिंग ऑफ आयरन में कुछ पढ़ाया था कि आयरन जब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसका कौन सा कलर होता है, एप्पल की एग्जांपल देके बताया था, याद है? फेरिक, यहाँ पे आयरन +3 स्टेट में है, तो +3 स्टेट में आयरन लुक्स विच कलर? रेडिश ब्राउन, इसीलिए वो रेड बॉक्साइट का नाम। अब वो एप्पल की स्टोरी ऐसे आप दिमाग में रखोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। इसीलिए जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको हमेशा डेली लाइफ का कुछ ना कुछ बता दूंगा, ताकि उससे आपको चीजों को दिमाग में रखने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। लगेगा इतना भी मुश्किल नहीं है इनऑर्गेनिक, जितना लोग बना देते कि रटो रटो रटो, बिना भी थोड़ा थोड़ा सा समझ के हम आंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे। इसके अंदर ये इंप्यूरिटी है जिसके कारण इसका नाम रेड है। रेड बॉक्साइट इसका कलर आता है। साथ में इसकी इंप्यूरिटी है टाइटेनियम ऑक्साइड और रेत। जब भी मैं सिलिका लिखूं आपको समझ आ जाए सर रेत की बात कर रहे हैं। सो दीज आर इंप्यूरिटी। अब मैं यहां पर इसे समझाने से पहले आपको 11th क्लास का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने लगा। आई डोंट नो जब आपने कभी, आप में से जिसने भी इनऑर्गेनिक कभी पढ़ी हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर पढ़ा हो, तब मैंने आपको लाइफ में कभी ये राइम दी थी, एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दी थी जिनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक है। ये राइम ऐसे सुनाई थी कभी मैंने, जनाबे अली ने करीना सन अमृतसर में पंजाबी सॉन्ग्स सब बेकार गाए। कुछ ऐसी दी थी राइम, याद है किसी को कभी ऐसी बात उठी? भले मेरा सीक्वेंस अलग है पर एक्चुअली में मैंने ये राइम ऐसे दी थी, जनाबे अली ने करीना सन अमृतसर में पब में मन से सब पंजाबी सॉन्ग्स बेकार गाए। और ये राइम आपको पता नहीं कितने चैप्टर में यूज होगी। जब कभी आप एस ब्लॉक के मेरे लेक्चर देखोगे यूट्यूब से, उसमें भी मैंने ये रिवाइज करवाया। जनाबे जिंक अली क्रोमियम अमृतसर आर्सेनिक पब लेड मन मैंगनीज सब एंटीमनी एसबी पंजाबी पब पीबी सॉन्ग्स टिन बेकार बेरिलियम गा गैलियम। इनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक है। जैसे कोई एलिमेंट है वो अपने मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो ऐसे नहीं कि क्रोमियम के सारे ऑक्साइड्स ही एम्फोटेरिक है, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एम्फोटेरिक है। मैंगनीज के सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नहीं है, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होने पर उसमें एम्फोटेरिक नीचे रहता है। बट कई बार आपको सिंपल 4 ऑप्शन में सीधा क्वेश्चन पूछा होता है, बताओ इनमें से कौन से एलिमेंट के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। तो आपको इस लिस्ट को देख के थोड़ा बहुत आइडिया याद रखने में हेल्प हो जाएगी। तो अब इस लिस्ट में जितना आपने देखा ना, मुझे चेक करके बताओ यहां पर कोई ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो। उस पूरी लिस्ट को देख के बताओ। एल्यूमिनियम, तो अब मैं इसी पर प्रॉपर्टी को यूज करने वाला हूं कि ये एम्फोटेरिक है नेचर में, ये एम्फोटेरिक नहीं है। अब सिलिकॉन मेटल है या नॉन मेटल, बता सकते हो? सिलिकॉन किस फैमिली में, पीरियोडिक टेबल में? कार्बन फैमिली में। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो कार्बन कौन है, मेटल नॉन मेटल? तो कार्बन वाली फैमिली में सिलिकॉन क्या है, मेटल नॉन मेटल? नॉन मेटल। So non-metal oxides are acidic.
नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. टाइटेनियम, आयरन आर मेटल. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक. दिस इज एम्फोटेरिक. वेरी गुड. किसी ने ये सही बोला कि सिलिकॉन मेटेलॉइड है. सिलिकॉन मेटेलॉइड, पर सिलिकॉन के कंपाउंड्स एसिडिक नेचर के, क्योंकि सिलिकॉन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +4. और जब भी किसी एलिमेंट की एबिलिटी हाई ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने की होगी, मोर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर इज द एसिडिक नेचर. पीरियोडिक टेबल के लास्ट लेक्चर में ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड के एसिडिक बेसिक नेचर को डिसाइड करने के लिए ये रूल सिखाया गया था. मोर इज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, मोर इज द एसिडिक नेचर. और जब भी किसी कंपाउंड की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और खासकर वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या 3 से ज्यादा हो, तो वो उस कंपाउंड को एसिडिक बना देते हैं. आप इसको हमेशा इसी तरीके. और वैसे भी जब आपने कहा ना कि ये मेटलॉइड है, तो अगर कोई मेटलॉइड है तो उसका मतलब उसमें मेटल नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर है. पर ये नहीं कभी हमने कभी आपको बोला कि जितना उसमें मेटेलिक कैरेक्टर है उतना ही नॉन मेटेलिक है, 50-50%. ऐसा नहीं. किसी मेटलॉइड में दोनों कैरेक्टर हो गए, पर डोमिनेटिंगली कौन सा कैरेक्टर है वो डिसाइड करेगा रफली उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में. सिलिकॉन एक्सट्रीम राइट में पीरियोडिक टेबल में, पी ब्लॉक में, ऑन द राइट हैंड साइड. टाइटेनियम डी ब्लॉक में, आयरन डी ब्लॉक में, एल्यूमिनियम फिर से पी ब्लॉक में. पर ये एम्फोटेरिक है, ये अलग चीज हो गई. अब इन तीनों में ये एक्सट्रीम राइट है पीरियोडिक टेबल में, तो इट हैज मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो इनके रिस्पेक्ट में इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसकी नेचर एसिडिक है. इज दिस पॉइंट क्लियर? जिन्होंने ये सुना कि अभी की सिलिकॉन जिनको लग रहा था मेटेलॉइड, तो अब हाँ जल्दी बोल, जल्दी बोल. अगर किसी एलिमेंट के पास ओनली 1 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और खासकर वो ऐसे लिस्ट में आ जाए, ये तो एम्फोटेरिक हो गया. तुझे ये लग रहा है कि इसमें +3 आ गया, तो ये तो सर आपने अभी 3 या 3 से ज्यादा, ये तो एसिडिक होना चाहिए. पर एल्यूमिनियम को मेटलॉइड कभी नहीं कहा. मैं उन मेटलॉइड्स की बात कर रहा हूं जिनको आप मेटलॉइड समझ रहे हो. पता चला तुझे? जल्दी बता. अब मैं इस पूरे मिक्सचर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हीट करूंगा, क्योंकि अब मैं किस प्रॉपर्टी को यूज करने लगा हूं, ध्यान से देखो. दिस इज मेटल ऑक्साइड्स, दे आर बेसिक इन नेचर, दे विल नॉट बी सॉल्युबल इन बेस. नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, दिस इज एम्फोटेरिक. Amphoteric can react with acid and base both. This is being acidic, it can react with only base. This is metal oxide basic, this will not react with this. तो ये दोनों अब इससे रिएक्ट करेंगे. ये मेरा हो गया लीचिंग एजेंट, पर इसकी रिएक्टिविटी इज वेरी लेस. इसकी रिएक्टिविटी भी बहुत कम है. ये वेरी स्टेबल कंपाउंड है. मैंने कुछ दिन पहले बोला भी था कोरंडम Al2O3 सीमेंट के बारे में जब बातें कर रहा था. इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है. अगर मुझे इसकी रिएक्टिविटी इसके साथ करनी है ना, मुझे कंसंट्रेटेड NaOH को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करके बॉयल करना पड़ता है. इसलिए मुझे यहाँ का टेम्परेचर लगभग 400 से 500 केल्विन रखना पड़ता है, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट इजीली. इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है. इसकी रिएक्टिविटी इसके मुकाबले में भी और कम है. ये डिसॉल्व भले ही होगा, पर बहुत थोड़ा बहुत मात्रा में. ये अब एफिशिएंटली हमें डिसॉल्व करवाना है, क्योंकि हमें इसकी प्योरिफिकेशन करनी है. सो कंसंट्रेटेड NaOH लिया जाता है 400 से 500 केल्विन पे. पर 400 से 500 केल्विन टेम्परेचर को अगर आप सेल्सियस में देखोगे तो वो 100 डिग्री से ज्यादा है. 100 डिग्री 373 केल्विन है. इसमें अगर आपने सोल्यूशन में पानी दिया, पानी तो उड़ जाएगा, पानी तो बचेगा ही नहीं. इसलिए पानी को बॉयल नहीं होने देना. इसलिए मैं लिक्विडिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं. हाई प्रेशर लगा दो ताकि पानी लिक्विड फॉर्म में रहे, वो बबल ना बनाए, बबल्स ना बनाए. पानी के बबल्स बन के पानी उड़े ना, स्टीम ना बने. इसलिए हाई प्रेशर कंडीशन में अराउंड 35 to 40 बार प्रेशर लगा के ये रिएक्शन करवानी है, ताकि ये पानी लिक्विड फॉर्म में रहे, बबल्स बन के ना निकले. समझ में आई ये चीज? कि अगर मैं आपको अब ये समझा रहा हूं कि इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे, ताकि आपको रटना ना पड़े, इसलिए मैं हर चीज के रीजन दे रहा हूं.
अगर कोई पूछे हाई टेम्परेचर क्यों, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी कम है। इट इज ओनली सॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड बेस अंडर हॉट कंडीशंस। इसकी रिएक्टिविटी भी थोड़ी बहुत है, पर मेजॉरिटी में ये रिएक्ट नहीं होता। पर बीइंग नॉन मेटल ऑक्साइड थोड़ा सा इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब एल्यूमिनियम NaOH के साथ मिलकर बनाएगा कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले यहां पर जो चीज मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में लेके जा रहा हूं, आज आप अपनी कॉपी में उसे स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, पर फ्यूचर में मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। ये ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम का कभी भी कोई कंपाउंड अगर +3 स्टेट में एल्यूमिनियम और सामने उसको मिल गया बेसिक मीडियम OH-, तो ये मिलके बनाता है AlOH थ्राइस। एल्यूमिनियम के साथ अगर मीडियम बेसिक है तो वो बनाएगा AlOH थ्राइस, ये एम्फोटेरिक। पर इसकी एक और प्रॉब्लम है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। और अगर मैं इसको OH- एक्सेस में दे दूं, बीइंग ये एम्फोटेरिक है, ये एक्स्ट्रा OH- के साथ कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व हो जाएगा, AlOH4-। एल्यूमिनियम की ये जो केमिस्ट्री है, ये आपको कभी नहीं भूलनी। ये बेसिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, जो आपको सच बताऊं तो अपने 9th-10th के भाई बहनों को भी सिखानी चाहिए, क्योंकि ये 9th-10th में सिखाई जाती है कि एल्यूमिनियम आयन OH- के साथ मिलके AlOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट्स बनाता है, जो कि एम्फोटेरिक नेचर के हैं, जो बेसिक मीडियम करने पर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। अब यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ध्यान से देखना। अगर मुझे इस रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है, तो OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा करूं या कम करूं? मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन बैकवर्ड जाए, तो OH- की कंसंट्रेशन कम करने से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। और अगर OH- एक्सेस में कर दूं तो ये इसमें आ जाएगा, यानी कि ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर मैंने OH- एक्सेस में कर दिया तो ये वापस इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये अब मैं केमिस्ट्री यूज करने वाला हूं। तो मैं यहां पर अब ये देखूंगा कि जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में किया, तो मैं OH- डाल रहा हूं, तो ये एल्यूमिनियम जो यहां +3 स्टेट में है, it will make complex to form AlOH4-। एल्यूमिनियम 3+, मीडियम बेसिक, OH- आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स बन के आपने इसको डिसॉल्व कर दिया। मुझे ये बताओ, क्या ये नेगेटिव ऐसे ही रहेगा हवा में? किसके साथ कुछ और चाहिए? कोई होगा? कौन है केटायन? सोडियम प्लस, तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बन गया। किताबों में ध्यान से समझना, आप रट्टा नहीं मारोगे, आप इसे किताबों में ऐसे लिखा देखा लिखोगे, NaAlO2 प्लस वाटर। क्यों? क्योंकि ये देखो, Al के साथ 4 OH है यहां पे। अगर मैं इनमें से वाटर निकाल दूं, H2O, बताओ अंदर क्या बचेगा? एक एल्यूमिनियम, 2 ऑक्सीजन। तो यही है ना, एक एल्यूमिनियम 2 ऑक्सीजन और बाहर सोडियम। बोलो। तो आप इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये एक ही चीज है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये एक ही चीज है। तो इसे सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, या आप सीधा बोल दो सोडियम का एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स, ये डिसॉल्व हो जाएगा। इट इज सॉल्युबल, इट विल नॉट डिसॉल्व। और क्या आएगा? नहीं, वाटर बाहर निकल रहा है इसके। प्लस क्यों? प्लस ही तो लगेगा, पानी निकला इसमें से, इस कॉम्प्लेक्स में से पानी निकल गया। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला सॉल्ट नहीं है। अब लास्ट में जब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया, थोड़ा बहुत सिलिकॉन ऑक्साइड भी NaOH में डिसॉल्व होता है, तो सिलिकॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बनाता है Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है,
बस आपको पता होना चाहिए कि सिलिका कुछ हद तक सिलिकेट बना के डिसॉल्व होता है, पर कुछ हद तक, सारा नहीं, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। अब मैं फिल्टर जब करूंगा, फिल्टर करके इनको निकाल दूंगा, ये फिल्टर करके मैंने इसे निकाल देना। अब मेरे सोल्यूशन में ये दो ही चीजें, थोड़ा बहुत ये फिल्टर हो चुका है काफी मात्रा में, जो रिएक्ट नहीं हुआ था, ये सोल्यूशन में बैठा है, ये सोल्यूशन में बैठा है। अब मुझे ये वापस चाहिए इस फॉर्म में। तो अब मैं क्या काम करूंगा, अभी टाइम हो रहा है, बस मैं इसको लास्ट में खत्म कर रहा हूं 1 मिनट में। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स को हीट करूंगा, सॉरी, इसमें से इसे मैं मीडियम रखूंगा अब एसिडिक। क्यों एसिडिक? क्योंकि अब ये H+ इस OH- को कंज्यूम करेगा, NaOH बना देगा और साथ में AlOH थ्राइस बन जाएगा। मैं मीडियम को एसिडिक करके H+ OH- से मिलके H+ और OH- निकाल के वाटर, सोडियम आयन एंड AlOH थ्राइस विल रिमेन। ये रिएक्शन समझ में लगी या नहीं? मैं मीडियम में एसिड डालूंगा, एसिड OH- कंज्यूम करेगा, वाटर बनाएगा, तो AlOH थ्राइस इज रीजनरेटेड बैक। अब इस AlOH थ्राइस को हीट करना है हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। तो मुझे ये बताओ, जब AlOH थ्राइस हीट करोगे आप, 2 AlOH थ्राइस ले लो, इनको हीट करोगे तो वाटर निकाल दो यहां से सारे, चेक करो आपके पास क्या मिलेगा, Al2O3, बट ऑलरेडी पानी बना हुआ है ना साथ में, तो .X वाटर फिर से आपकी और जनरेट हो जाएगी। यहां पर जब आपने इसको हीट करना है, विद हीट इट इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, हम इसकी कैल्सिनेशन करवाते हैं। ये नाम शायद 9-10 में सुना भी हो, कैल्सिनेशन। तो AlOH थ्राइस से Al2O3 कब बनेगा? जब आप इसे हीट करोगे। तो हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स को मीडियम एसिडिक करके AlOH थ्राइस वापस लेके आए। AlOH थ्राइस को जब हम हीट करेंगे तो Al2O3 वापस रीजनरेट हो जाएगा। अब अगर कोई पूछे कि मीडियम एसिडिक करना है, तो आप क्या एसिड डालोगे? नहीं, वी पास कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? कोई रीजन बता सकते हो क्यों कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन में पास करें? कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक होता है। सो वी कैन ऑल्सो एसिडिफाई द सॉल्यूशन बाय पासिंग CO2 gas in the solution, because CO2 also react with water to form what? H2CO3, और H2CO3 is a source of H+. खत्म? हाँ ठीक है, टाइम हो चुका है। सो अभी मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर क्लास को एंड करें। So finally I am going to close this meeting. नेक्स्ट क्लास में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास की बिगिनिंग में मेरे से ले लेना डाउट्स। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।